आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और इस्लामाबाद से हैं मुबशिर ज़ैदी। कुदरती तबाही के नज़्म व नस्क़ के कौमी इदारे NDMA के जो अदाद शुमार हैं, पिछले 1.5 माह से जो बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है इस मुल्क में, अब तक का जो अंदाज़ा है NDMA का, और ये हतमी नहीं है और जब पानी उतरेगा तो नई तस्वीर सामने आएगी, अब तक का अंदाज़ा ये है कि 36,500 घर तबाह हुए हैं, या जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पे, और इनमें से 60% सूबा बलूचिस्तान में हैं। 800 स्कूल छोटे बड़े मुतासिर हुए हैं, इनमें से 600 सूबा बलूचिस्तान में हैं। टोटल जो हलाकतें NDMA के मुताबिक हैं वो अब तक 580 से 600 के दरमियान हैं, और इनमें से कम 210 का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। रास्ते कटे हुए हैं, RCT हाईवे से राब्ता मुनक़ता है बलूचिस्तान का, कराची से कोस्टल हाईवे जो मकरान डिवीज़न को मिलाती है बाकी मुल्क से वो भी कटी हुई है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि अंदरून बलूचिस्तान जो छोटे मोटे इलाक़े होंगे उनकी तस्वीर बहुत बाद में हमें देखने को मिलेगी। यही हाल कमोबेश इस वक्त मवासिलाती तौर पे कदरे बेहतर जनूबी पंजाब का है, और जनूबी पंजाब में भी बिलखुसूस कोह सलमान की पट्टी के जो 2 अज़ला हैं, राजनपुर और डेरा गाजी खान, उनका है। और कमोबेश इसी तरह का हाल जनूबी सिंध के जो इलाक़े हैं, इलाक़े नाम तफसील में हो जाएंगे, यूँ समझ लें कि हैदराबाद डिवीज़न और मीरपुर ख़ास डिवीज़न जो हैं वो बारिश की मार ठीक ठाक तरीके से सह रहे हैं, और कराची जो है वो भी अलग से कोड़े खा रहा है। तबाही का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा है उसमें इंतज़ामिया जितनी भी बड़ी हो छोटी पड़ जाती है, और यही हाल बलूचिस्तान से लेके कराची और बदीन से लेके और राजनपुर तक का है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मसलन डेरा गाजी खान की तहसील है तौसा, वहाँ हर साल एक पहाड़ी नाला है, 10 पहाड़ी नाले हैं इस पट्टी में जो तुग़यानी में आ जाते हैं और पूरी पट्टी में तबाह हैं तकरीबन हर साल। संगहड़ नाला, उसमें पानी की गुंजाइश है 1.5 लाख क्यूसेक। 2 दिन पहले इसमें से 2.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर गया। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो आसपास की 20 बस्तियां होंगी उनका क्या हशर हुआ होगा, ये हमें पानी उतरने के बाद पता लगेगा। सैलाब की एक तस्वीर वहाँ से हमारे एक दोस्त हैं सरमद निज़ामी, उन्होंने भेजी। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि है तो ये तौसा के किसी गांव की तस्वीर, लेकिन इस तस्वीर को आप सिंध और बलूचिस्तान पे भी मुंतबिक कर सकते हैं कि जाने वहाँ इस तरह की क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो ये एक जनाजा है जिसे आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आखिरी आरामगाह का क्या हाल होगा ज़ाहिर है इस तस्वीर से ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन हालात क्या हैं ये वो जो कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज की गुफ्तगू या मजमून पे भारी होता है, मुझे ये तस्वीर नज़र आई। हाँ इस्माइल, हमें बताइएगा जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट में अब से 2 हफ्ते पहले भी बहुत बुरी सूरत हाल थी, बड़ी मुश्किल से फिर रेस्क्यू वाले वहाँ पहुँचे, और अब ये जो दोबारा से आफत नाजिल हो गई है, तो आपके पास क्या तफसीलात हैं? कितने इलाके कटे हुए हैं, कितने इलाके ज़ेर आब हैं? मुबशिर साहब, ओवरऑल बलूचिस्तान में जो बारिश का सिलसिला चल रहा है, जो 24 जुलाई से लसबेला को सबसे ज्यादा मुतासर किया था, सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ था, तो गुज़िश्ता रोज भी इस तरह की बारिश हुई, तो खासकर उथल और कनराज के जो पहाड़ी इलाकों में, तो उसके बायस क्वेटा कराची रोड जिसे RCT हाईवे कहा जाता है, तो वो इस वक्त तकरीबन 4 जगहों से कटा हुआ है। इसके साथ पवन नदी है, उसमें तुग़यानी के बायस तकरीबन रात को 12 से ज्यादा देहात थे जो ज़ेरे आब आ गए थे, जिनमें रजा मोहम्मद अंगारिया गोट है, कलमती गोट है, तो इसके करीबी दीगर तकरीबन गोट थे वो ज़ेरे आब आ गए थे, लोग फंस गए थे। रात को रेस्क्यू किया था जिले इंतजामिया ने, और यहाँ के मकामी एक वेलफेयर है लसबेला वेलफेयर, उन्होंने रेस्क्यू करके इन लोगों को निकाला। अब तो ये वो करीबी गोट हैं जिस तरह के सबसे ज्यादा पहले भी इस फिल्म में लाखड़ा मुतासिर हुआ था, दूर दराज का इलाका है तहसील कनराज, वो भी मुतासिर हुआ था। अब भी इन बारिशों से उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता है।
کیونکہ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 8,000 کے قریب جو مکانات ہیں گرے ہوئے ہیں، تقریباً 8-9 ہزار خاندان اس میں متاثر ہوئے ہیں، تو ان میں سے ان کو بحالی کے لیے تقریباً 3 سے 4 ہزار تک ابتدائی طور پر بحال ہوئے، مگر اب تک تحصیل لاکھڑا کا آرا سٹارا علاقہ ہے، تو یہ دیگر علاقے ہیں اوڑھی کے، تو یہ اب تک ان سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ کچھ دن کے لیے بحال ہوا تھا، ابتدائی طور پر ان کو کچھ خوراک پہنچائے گئے تھے، گزشتہ روز کے بارش سے یہ کٹ گئے۔ کوئٹہ کراچی روڈ جو ہے تقریباً اتھل لنڈا کا پل کا مقام ہے، اس میں تقریباً پل 24 کو ہی جو جولائی کو سیلاب کا سلسلہ آیا تھا اس میں بہ گیا تھا۔ ایک بار متبادل راستہ بنایا گیا، وہ راستہ بہ گیا، دوبارہ سے بنایا گیا، گزشتہ 4 دن تک روڈ بند تھا، کل وہ راستہ تیار ہوا ہے صبح میں، اور شام کو سیلابی ریلے کے نظر ہوا ہے۔ اسی طرح اگر اس کوئٹہ کراچی روڈ پہ آگے جائیں، پپرالی کا ہے، آورا ندی ہے، وہاں سے تقریباً روڈ کا سلسلہ کٹا ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان کا سب سے آمد و رفت کا ذریعہ کوئٹہ کراچی روڈ ہے، تو یہ بند ہونے کی وجہ سے بلوچستان سے جو فروٹس آتے ہیں، پھل آتے ہیں، جو وہاں کے زراعت کے، وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، زمینی رابطہ منقطع ہے، لوگ وہاں سے خاص کر بلوچستان میں صحت کی سہولیات نہیں ہے، وہ کراچی آتے ہیں تو اچھا، وہ یہ ساسو علی صاحب، یہ تو ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لسبیلا ڈسٹرکٹ کا ہی حال آپ تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، میں ساتھ میں مدد کے طور پہ باقی جو بلوچستان ہے اس کی بھی تھوڑی سی تصویر بتا دوں کہ 5ویں دن ہو گیا، آپ نے بتایا کہ RCD شاہراہ پہ ٹریفک کٹی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جنوبی بلوچستان میں نصیر آباد کا علاقہ وہ بہت متاثر ہوا ہے، اس کے علاوہ کوہلو اور ڈیرہ بگٹی وہاں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، علاقے کٹے ہوئے ہیں، اور شمالی بلوچستان بھی اس وقت اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ وہاں زیادہ تر باغات اور فصلیں جو ہیں وہ ہیں۔ لسبیلا میں بتا دوں کہ NDMA کا اندازہ ہے کہ 2,000 ایکڑ پہ مشتمل کھڑی فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں، جبکہ شمالی بلوچستان میں موسیٰ خیل، جوب، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ مسلسل بارشوں کی پچھلے 2 دن سے زد میں ہیں۔ آج وہاں صوبائی اسمبلی جو کوئٹہ میں ہے وہاں بھی خاصی دھواں دھار تقریریں ہوئیں، اور ایک قرارداد میں مطالبہ کیا گیا وفاقی حکومت سے کہ جو 32 کے 32 صوبائی اضلاع ہیں ان کو صرف آفت زدہ نہ قرار دیا جائے، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی ادموئے ہیں، اور ان میں جو زرعی قرضے ہیں اور جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ یا تو معاف کیے جائیں یا عارضی طور پہ معطل کیے جائیں۔ اور صوبائی حکومت نے ایک مطالبہ یہ کیا ہے اسلام آباد حکومت سے کہ ہمیں انفراسٹرکچر جس طرح تباہ ہوا ہے، ابتدائی تخمینہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں 60 ارب روپے اضافی رقم کی ضرورت ہے، لہٰذا مہربانی سے اس کا انتظام کیا جائے۔ قمر فہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے راجن پور سے۔ قمر صاحب، ابھی ہم بلوچستان کا حال تو سن رہے تھے، کچھ مختصر وسعت نے بھی بتایا تھا کہ آپ کے علاقے میں جنوبی پنجاب میں کس قسم کی تباہی آئی ہے، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتا سکیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، راجن پور میں جو ٹوٹل ہے، ایک پہلے سیلاب آیا تھا اور ایک اب سیلاب آیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ضلع مکمل طور پر جو ہے وہ اب پانی پانی ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم بات کر لیں حالیہ سیلاب کی، کیونکہ پچھلے سیلاب میں تقریباً 2 لاکھ ایکڑ جو ہے یہاں پر اراضی زیر آب آ چکی تھی، جس میں 20,000 ایکڑ فصلات ڈوبی تھی۔ اب اگر نئے سیلاب کی بات کر لیں تو اس نئے سیلاب سے جو ہے تقریباً مکمل ضلع اب زیر آب آ گیا ہے۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہل ٹو اینڈز میں اتنا پانی آیا ہے، کیونکہ بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے تھے، وہ ڈیمز جو بلوچستان کا بھی پانی ہے وہ راجن پور کی طرف آتا ہے، تو جو کوہ سلمان ہے وہاں سے یہ پانی علاقہ 50 سے ہوتا ہوا تقریباً 200 کلومیٹر راجن پور کے اندر یہ گھومتا رہتا ہے، جس کے بعد یہ دریائے سندھ کی طرف ہوتا ہے۔ تو دریائے سندھ میں بھی اب یہی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی دریائے سندھ تک اس کا پراپرلی وے اور ایک راستہ نہیں بنایا گیا، تو جس کی وجہ سے تباہی زیادہ ہو رہی ہے اور برڈنز بڑھ رہے ہیں، اور جو بریچز پڑ رہے ہیں، جو فلڈ بند ہے وہاں پر۔ تو اگر ہم اب کے نقصان کی بات کر لیں تو لنڈی سیدہ، میرا پور، چٹول، بمبلی، حاجی پور، فاضل پور کے جو علاقے ہیں وہ اس سے مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ اب جو انتظام آپ کو میں صرف آسان الفاظ میں یہ بتا دوں کہ صرف انتظامیہ اب شہروں کو بچانے کی کوشش کری ہے، راجن پور شہر اور رجحان شہر اور فاضل پور شہر۔ آج بھی جو ہے راجن پور شہر کو بچانے کے لیے ایک جگہ پر بند تھا، اس کو توڑا گیا زبردستی، وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی، تو اس بند کو توڑنے کے بعد جو ہے، کیونکہ کچھ جو مقامی سردار ہیں وہ بندوں کو توڑنے نہیں دے رہے، ابھی بھی کچھ سیاسی جو لوگ ہیں وہ
बंद नहीं तोड़ने दे रहे, जिसकी वजह से जो शहरों को नुकसान हो सकता है। इस वक्त राजनपुर शहर के चारों तरफ पानी है और रुझान की तरफ इस वक्त शदीद दबाव है। मजीद भी जो है अभी की मैं सूरत हाल अब की करंट बता दूं कि दरा काह सुल्तान से 40,000 क्यूसेक का रेला सुबह से रेगुलर चल रहा है, जबकि दरा छाछड़ से 35,000 से 40,000 अच्छा, कुछ डेरा गाजी खान का भी बताइए, अपने हमसाये जिले का। जी, हमसाये जिले की अगर बात कर लें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई है वो तौसा के मकाम पर मचाई है। वहां पर जो 2 नदी नाले हैं जो दरा काह सुल्तान से और इसके साथ वडोर और दीगर जो नाले हैं, ये तकरीबन कुछ इलाके क्रॉस करते हुए इजीली जो है तोसा बिराज में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन ये पानी की स्पीड इतनी होती है कि जो अपने रास्ते में आने वाले, चाहे वो पक्के मकानात थे या बड़े बड़े पत्थर थे, उनको भी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। तो वहां पर भी सूरत हाल यही है। और अगर इन इलाकों की बात कर लें तो डीजी जो है रेस्क्यू जो लाहौर है, जो पंजाब के हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पाक आर्मी अब ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। राजनपुर में 3 से 4 जगहों पर रिलीफ कैंप पाक आर्मी ने इख्तियार किए हैं और वो भी लोगों को एवैक्यूएट कर रहे हैं। रेस्क्यूअर्स मंगवाए गए हैं। रहीम यार खान जो करीबी डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही लाहौर, शेखुपुरा और दीगर अजला से सिविल डिफेंस के एहलकार बुला लिए गए हैं। इतनी ज्यादा तादाद है, मगर इसके बावजूद इंतजामिया हमें पानी के आगे बेबस दिखाई देती है, क्योंकि इन इंतजामात को पहले करने की जरूरत थी। अब इंतजामिया भाग रही है, ब्रिजेस पड़ते हैं, उनको रोकने की कोशिश करती है। तो अब मुकम्मल तौर पर जो देहात है वो तो हमारे ज़ेरे आब आ चुके हैं। 200 देहात हमारे जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। तकरीबन 3,000 घर निस्तो नाबूद हो चुके हैं। ये कहाँ की आप बात कर रहे हैं? पूरे दोनों अजला की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक जिले की? ये सिर्फ मैं सिर्फ राजनपुर जिले की बात कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर डीजी खान की बता दूं तो वहां पर डीजी खान तहसील के अंदर तौसा मुतासिर हुआ है। सिर्फ हमारी 93,000 एकड़ फसलात तबाह हो चुकी है, मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और सीएम पंजाब यहाँ पर आए थे फ्लड के बाद सिर्फ। जी जी बिल्कुल, हाँ कवर बिल्कुल, सीएम पंजाब आए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या और बारिशें होनी हैं या क्या वहाँ आपको बताया जा रहा है? पहले तो वो जो मैं बात कर रहा था सीएम वाली वो कंटिन्यू आपको थोड़ा सा कर दूं कि सीएम साहब ने यहाँ पर चेक्स किए जो कि सरकारी मुलाजमीन में तकसीम करके 5 मिनट में हेलीकॉप्टर पे यहाँ चले गए। तो ये तो हाल है राजनपुर के साथ जो है सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। अब आ जाएं अगर बारिशों पे, तो कल से ही जो है बारिशें जारी हैं। आज सारा दिन और कल सारा दिन शहरी इलाकों में बारिशों की वजह से शहर डूब चुके हैं मुकम्मल तौर पे। इनके पास मशीनरी नहीं है, म्युनिसिपल कमेटी के पास सिर्फ एक वाटर बाउजर है जिससे वो पानी निकालते हैं, वो भी खराब हो गई है। तो यहाँ पे मशीनरी का नाम निशान नहीं है। शहर तो सैलाब तो दूर की बात। अच्छा, जाहिर है ये पहली बार हम नहीं सुन रहे, मेरे तो कम से कम बाल सफेद हो गए। हर दफा यही होता है। कुछ मुतासरीन का भी जिक्र करें, फसलों की तबाही की और पानी की तो हो गई, मुतासरीन हैं भी या कहाँ हैं? कैंपों में हैं, घरों में हैं? जी मुतासरीन का बता दूं कि जो 40 जो हैं सरकारी रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर खैमे भी फराहम कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है हजारों अफराद अभी भी ऐसे हैं जो कि घरों में मुकीम है, जो अपने घर बार नहीं छोड़ना चाहते। वो जो दरख्तों पर और घर की छतों वो गालिबन इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे कि उनको माल मवेशियों का डर होता है कि उनको साथ कैसे लेके जाएं, और फिर यह है कि बाद में चोर भी घरों का सफाया कर देंगे। ये भी तो फैक्टर्स हैं। जी जी, ये ना सिर्फ ये होता है बल्कि उनकी पिछले जब सैलाब आया था 2010 का, तो यहाँ से खवातीन बेचारी लड़कियों को अगवा किया गया था, तो वो अपने घर बार इसलिए नहीं छोड़ रहे। अच्छा, इसमें अगर ये बात कर लें कि सरकारी जो अपने तौर पर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं मगर नाकाफी हैं, कोई मुखैर हजरात नहीं आ रहे, लोग खुले आसमान तले भूखे पेट है, 3-3 टाइम का वो लोग, उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, पानी साफ नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि पानी नहीं है, साथ ही जो वबाई अमराज है वो फैल चुके हैं। अच्छा, लिप स्किन का जो इशू चल रहा है जानवरों का, वो जानवरों के साथ रहते हैं, उसका इशू है, उस पे भी कोई काम नहीं हो रहा। तो टोटल जो सूरत हाल है वो बेअक्सर जो है नील दिखाई देती है। मतलब टोटल डिजास्टर, सैलाब जारी है, बारिश जारी है, उसमें सूरत हाल है। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये जो कह रहे हैं ना कि लड़कियां अगवा हुई हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ होता है। 2010 में मुजफ्फरगढ़ में मैं गया, भैंसें ले आए थे, वो बकरे ले आए थे, एक अच्छा आड़ती बाकी पंजाब से आ गए जिनके घर मुतासिर नहीं हुए थे या वो ठीक थे। अब वो एक बकरे की कीमत लगा रहे थे 150 रुपये और गाय वो खरीदना चाह रहे थे 2200 रुपये में। ये होता है, और बिक भी रही थी। ये होता है, हाँ ये होता है। वक्फा ले लें थोड़ा सा। अब आते हैं हम सिंध की जानिब।
सिंध में मुझे जो सरसरी ख़बरें मिल रही हैं, जो इस वक्त टारगेट है कुदरत का, वो है हैदराबाद डिवीज़न और मीरपुर ख़ास डिवीज़न। और मीरपुर ख़ास डिवीज़न में भी जो आपको पता है कि ज़रख़ेज़ तरीन जो ज़रई इलाक़ा है वही इन दो डिवीज़न्स का है। अब अल्लाह जाने उनका जब वो सैलाब बला उतरेगा तो उसके क्या होगा, फिर ही पता लगेगा। लेकिन जैसे उमरकोट है, एक अनयूजुअल जगह है, वहाँ इतना नहीं होती पानी या बर्बादी, लेकिन वहाँ से जो मुझे फ़ोन आते हैं, आ रहे हैं बल्कि, वो ये है कि ख़त्म है, काम बुरा है और नवाही बस्तियाँ जो हैं वो हैं। अच्छा, मीरपुर ख़ास अगर आप गए हों तो वहाँ का जो वैसे ही जो सिविक सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है ना होने के बराबर है। वो तो है। और वहाँ मैंने देखा, मैं सैलाब की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ज़िंदगी में जो अंदरूनी शहर था उसमें कचरा जमा हो के कंक्रीट बन के उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई थी। तो अगर ये सूरत हाल है तो ज़ाहिर है जब वो बारिश आएगी, पानी जमा होगा, नरम होगा, तो ये हालात चल रहे हैं। अगेन थैंक्स टू शहबाज गिल साहब, रिपोर्टिंग का खासा कहत है। अगर इंटीरियर सिंध में ये सूरत हाल है तो सोचिए बलूचिस्तान वगैरह में क्या हालात होंगे। तो और फोकस जो है वो ज़्यादा, ज़ाहिर है कि टीवी कैमरे यहीं हैं तो फोकस कराची में है। कराची में ये है कि कल एक हादसा हुआ था मलीर नदी में, एक पूरी फैमिली, 6 फैमिली मेंबर्स और एक ड्राइवर, 2 बच्चों की तो लाशें मिल गईं मलीर नदी से, लेकिन बाकी 5 जो हैं उनकी तलाश जारी है। वो कार में सवार थे, शादी में आए थे, कराची से वापस हैदराबाद जा रहे थे, और जो लिंक रोड थी वो चूँकि ब्लॉक थी, लिहाजा कॉजवे जो आर्जी तौर पे बनाया गया था उस पे उन्होंने गाड़ी डाल दी। वहाँ भी पानी था, वो लहर आई तो उसके साथ वो दरिया में चली गई और फिर ये हो गया। इसके अलावा जो आज के दिन की कैजुअल्टीज़ हैं उन्हें अगर मिला लिया जाए तो 24 घंटे में 13 हलाकतें हुई हैं। 2 बच्चों समेत 5 दीगर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मारे गए हैं। उनमें से 2 केसेस जो हैं वो करंट लगने के हैं। जी मुबशिर जी, हमारे साथ काजी हसन मौजूद हैं, हमारे कराची के ब्यूरो चीफ। ओवरऑल सिंध में भी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, कराची के बारे में भी। तो काजी साहब, ये जो बारिशें हुई हैं, इस बारे में जो नुकसानात हैं PDMA की तरफ से कोई डिटेल्स हैं आपके पास कि क्या रेस्क्यू एफर्ट्स हो रही हैं, क्या जो लोग फंसे हुए हैं उनको खुराक पहुंचाई जा रही है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मुबशिर साहब, जैसे बारिशों का ये एकदम इत्तेफाकिया बारिशें तो नहीं थी और इतनी हैवी स्पेल की इससे पहले महकमा मौसमियात पहले से ही पेशगोई कर चुका था और उन्होंने खबरदार किया था कि इस दफ़ा हैवी रेनफॉल है और बहुत ज़्यादा बारिशें हैं जिसके लिए एहतियाती तदाबीर कर लें। तो एज़ यूजुअल सिंध हुकूमत ने भी अपने तौर पे कुछ इसके इक़दाम तो उठाए हैं, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध की, जैसे अभी खान साहब ने फरमाया है कि कई इलाकों में बारिश के और कचरे के ढेर हैं। तो बिल्कुल सही फरमाया। और उस बारिश के बाद असल मसला ये आ रहा है कि जो पानी तो खड़ा है, उसके बाद जो वबाई अमराज हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हैज़ा, पेचिस और दीगर बीमारियों में जो मुब्तला है बच्चे, उनकी रिकॉर्ड तादाद जो है अस्पतालों में आ रही है। और ये सिर्फ इस आलूदा पानी, गंदगी और सीवरेज के निज़ाम न होने की वजह से ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। जबकि PDMA ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बताया, तकरीबन जो सिंध भर में है तकरीबन 140 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और हज़ारों मकानात और 5 लाख से ज़्यादा बता रहे हैं कि अफराद ऐसे जो मुतासिर हुए हैं जिनकी आबादकारी के लिए और के भी काम किए जा रहे हैं। और आज एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं कि आज चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक इजलास किया जिसमें उन्होंने बताया कि फौरी तौर पे जो फौरी रिलीफ दिया जाए, जो तमाम अजलाएँ जो मुतासिर हैं, 30 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे दिए जाएँ, जो कि बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने मुतासिर अजला हैं और कई ऐसे मुतासिर इलाके, वहाँ महज 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी 30 लाख मजमूई तौर पे 30 लाख फी खानदान या 30 लाख फी जिला? नहीं, फी जिला 30 लाख रुपए देंगे पूरे सूबे के लिए। जिला जी, पूरे सूबे में जो मुतासिर जिला हैं उनमें 30 लाख रुपए जो है फी जिला डिप्टी कमिश्नर के थ्रू और ये जाएंगे। जी नहीं, अच्छा है। अच्छा, दूसरे एक तजवीज़ ये भी है कि
जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत होती है वो ये होती है कि एमरजेंसी नंबर जो सैलाब और बारिशों से नंबर आज़मा है सरकारी इदारे, वो शहरियों को मालूम नहीं होते। तो सोशल मीडिया में मैं बार बार अपीलें देखता हूँ कि जो हैदराबाद से या मीरपुर ख़ास से या कराची से, कि भाई किस नंबर पे रब्ता करें, किस मदद के लिए, कौन साहब अवेलेबल हैं, कुछ नहीं पता है। एक बड़ी अच्छी तजवीज़ मैंने अभी देखी, उन्होंने कहा जी कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं इनका इंतज़ार क्यों करते हैं। मसलन पूरे बलूचिस्तान को फ़ौज ने इस वक्त 2-3 हेलीकॉप्टर हैं वो कर रहे हैं। अब इतना बड़ा बलूचिस्तान है और उसमें 2 हेलीकॉप्टर 3 हेलीकॉप्टर क्या कर लेंगे। सिंध में अगर एक हेलीकॉप्टर भी है, क्या तस्वीर अच्छी बन सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि जी जो ज़ेरे आब इलाके हैं उनमें आप जो कश्तियाँ हैं वो उसके एम्बुलेंस या रेस्क्यू, सिर्फ ये ना इंटरेस्टेड होंगे जी। बाज़ इलाके हैं उनसे आप मवेशी नहीं निकाल सकते, फौरी तौर पे लोगों को नहीं निकाल सकते। तो इमदाद, खुराक, पानी, मेडिकल एड उन तक पहुंचाई जाए जब तक कि उनके एवोकेशन का बंदोबस्त ना हो जाए। ये कॉन्सेप्ट, ये कोई कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप नहीं हो पा रहा। इस पर कुछ काम हो रहा है सर? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो अभी वसत साहब कह रहा था कि अगर ज़ाहिर है कि आप और किसी तरीके से पहुंच नहीं सकते, कहीं किश्तियों का इंतजाम हो रहा है रिलीफ गुड्स या इवैक्यूएशन के लिए? बिल्कुल, जो कश्तियों का इंतजाम भी पीडीएमए के अलावा जो रफाई इदारे और रफाई इदारों के आप नाम भी ले सकते हैं भाई, रफाई इदारों के नाम भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल, इसमें छिपा है, एदी है और ये ऐसे इदारे हैं जिन्होंने फौरी तौर पे रिलीज ऑपरेशन किया और कश्तियों के जरिए। और आज की भी मैं बात बताऊं, अगर आज जो बारिश हुई थी, जो ठट्टो डैम से जो पानी ओवरफ्लो हुआ था, जो स्कीम 33 में जब हम लोग गए थे आज कवरेज के लिए, तो एम्बुलेंस से भी हमारी बात हुई, जो कि पिछले 2 घंटे से उसको कॉल आई थी किसी मरीज के लिए, और वो 2 घंटे से घूम रहा था कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था कि इतना पानी जमा था। तो ये सूरत हाल तो इस शहर, कराची शहर की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूर दराज इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ गोट हैं, कस्बे हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होगी। और इनका खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए तब सिंध हुकूमत को भी और तमाम पाकिस्तान को भी, कि यहाँ हमारे इतने अच्छे रेस्क्यू इदारे और फलाही इदारे हैं जो कि फौरी तौर पे किसी भी सूरत हाल में वहाँ पहुँच जाते हैं। और आज का जो वाक़या मरीर लिंक रोड पे जो गाड़ी डूबी, तो यहाँ भी फौरी तौर पे जो पहुंचे थे, तो एदी रजाकार के जो बहरी टीम थी वो पहुंची थी और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद फिर इंतजामिया को पता चला कि इस तरह का वाकया पेश आया, जिसके बाद पुलिस और दीगर जो है मुतल्लका हुक्काम भी वहां पहुंचे थे। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सिंध की सूरत हाल, अभी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब पे भी हमने बात की थी। और एक बार फिर ये जो सैलाब की जो तबाही आती है, एक तो सैलाब की अपनी आती है, उसके बाद जो रीबिल्डिंग का काम होता है। अच्छा, एक और चीज, एक जब फसल खत्म हो जाए किसी भी काश्तकार की, आप समझें कि वो एक दिहाई के लिए एक और चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो हर दफा मुझे याद आती है जब भी ऐसी तबाही आती है, कि यार ये जो सियासी जमातें हैं हर तरह की, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, मजम्मत, धरने, सब है। जब इस तरह की तबाही आती है तो वही जो 2-4 तंजीमें हैं, मसलन जैसे अल खिदमत है या किसी और पार्टी की कोई छोटी मोटी तंजीम है, वही सामने नज़र आती हैं। उनके बयानात तक भीग जाते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, मसला ये है कि आपके पास वर्कफोर्स है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास नेटवर्क है। मैं अगर सिंध की भी बात करूं, गांव-गांव में लोग हैं, भले कौम परस्त हों, आप मजहबी हों, सेकुलर हों, कोई भी हों, आप हर एक का कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपकी मर्दमशुमारी पे बड़ी नज़र होती है, आपको ये पता होता है कि जी यहाँ रिश्वत हो रही है, यहाँ सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। आपके मोहल्ले में जो कुछ हो रहा है, कम से कम वहाँ तो आप अपने कारकुनों, अपने वर्कर्स, अपने जो हमदर्द हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके जो बाकी लोग हैं उनकी मदद के लिए कर सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फ्रेम ऑफ माइंड में फिट नहीं है यहाँ। ये तो है, ऐसा है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनकी तंजीम सतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मदद आपकी बुनियाद पर कराची की शहरियों की ज़िंदगियों को थोड़ी सी बेहतरी
لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر حالیہ برسات کے موسم کے دوران۔ امن کاکا خیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ کی جو انٹروڈکشن رکھی ہے وہ خود جان بوجھ کے مختصر رکھی ہے تاکہ آپ خود ہمیں بتا سکیں کہ آپ اور آپ کی تنظیم کر کیا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ذرا ہٹکے کی ٹیم کا، آپ لوگوں کا، کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر، اور ہمارا کام بھی جو ہے نا جی ملٹیپل ڈائریکشنز ہماری اسٹوڈنٹ نیکی ویلفیئر کام کر رہی ہوتی ہے، جس میں سے واٹر ہارویسٹنگ کا کام ہمارا ہے۔ رین واٹر ہارویسٹنگ، رین ہارویسٹنگ، اچھا واٹر ہارویسٹنگ بھی کرتے ہیں ہم اور رین ہارویسٹنگ بھی ہے۔ رین واٹر ہارویسٹنگ ہوتا ہے بارش کے دوران، اور واٹر ہارویسٹنگ ہوتا ہے مساجد کی جو وضو کے پانی کو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں ویلز کے اندر۔ اس کی بہت زیادہ اچھی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، بولتے رہیے۔ جی جناب، تو مسجد کے پانی کی، وضو کے پانی، ہاں وضو کے پانی کو سر ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں ویلز کے اندر نا جی، تاکہ وہاں پر بھی جو ہے بار بار ریچارج نہیں کرنا پڑے، بار بار بور نیچے جاتا ہے، اور وضو کے پانی کے لیے جو ہے نا جی استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو ہم ایکو سسٹم جنریٹ کر دیتے ہیں وہاں پر، تاکہ جو پانی نکل رہا ہے وہی پانی واپس کنویں میں جا رہا ہے، جو بورڈ سے نکال رہے ہیں وہ ڈرائی ویلز پر ڈال دیتے ہیں۔ کنویں کا جو سسٹم ہے یہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں، کیونکہ جب لوگ بات کرتے ہیں گراؤنڈ واٹر، مطلب کہ جو زمین کے اندر جو پانی ہے کہ ہم بور بناتے ہیں وہ پانی نکالتے ہیں، زمین سوکھتی جاتی ہے جی۔ اب جب لوگ بات کرتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ کی، اور کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ویسے ہی پانی جو گرتا ہے وہ زمین میں ہی جذب ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے سر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں معاملات یہ ہیں کہ ہم کنکریٹ کے جنگل میں رہ رہے ہیں، بالکل، گھر کنکریٹ کے، روڈ کنکریٹ کے، پانی بہ کر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اپنی ناقلی ناسمجھی کی بنیاد پر اس کو زحمت بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اس پانی کو ڈائیورٹ کرنا ویلز کے اندر، کیونکہ اوپر کی صفحہ جو روڈ ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں پانی کو جذب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، وہ کھڑا رہتا ہے۔ ہم واٹر کو لے کے جاتے ہیں ویلز کے اندر تاکہ سراؤنڈنگ کے بور ریچارج ہو جائیں اس سے، اور ایک ویل سے سینکڑوں کی تعداد میں بور ریچارج ہو جاتے ہیں، بارش کی تابع کاریوں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو پانی کی شارٹیج ہے کراچی میں جی بالکل، تو ان کو ہائیلی آکسائڈڈ واٹر مل جاتا ہے پانی نا جناب۔ تو یہ مطلب آپ نے شروع کب کیا؟ اب جیسے کہ چلے پہلے آتے ہیں کہ جو ابھی جو بارش ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے، روڈ ہے وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ پھر اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ سر دیکھیں سراؤنڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں ویلز وغیرہ، کوئی ویلز وغیرہ ہیں، ہم اس کو ڈائیورٹ کر کے لے کے جاتے ہیں پانی کو پائپس کے ذریعے، فلٹر لگاتے ہیں اس پہ، اور اس پانی کو لے کے جاتے ہیں ہم اس ویل کے اندر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ یا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بالفرض کچھی آبادیاں ہیں، پریشانی ہے، لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں پانی میں نا، تو اس صورت میں ہم وہاں ویلز بھی بنوا دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی دکھایا جا رہا تھا پہلے سے نا، ویل بنوا رہے تھے ہم نا جی کچھی آبادیوں میں۔ اب سلسلہ یہ ہو گیا، دیکھیں سر کنکریٹ کے جنگل میں جو رہ رہے ہیں ہمارے نالے اور ندیاں یہ بھی اب کنکریٹ کی ہو گئی ہیں، یہ ریسورسز تھی ہمارے پاس، ریچارج کرتی تھیں کراچی شہر کو، کیونکہ اب جو ہے نا اس کو ڈیولپ کر دیا گیا، نیچے بیڈز بنا دیے گئے ہیں اس کے، تو وہ جذب بھی نہیں ہوتی، وہ جذب ہو نہیں رہا پانی، اور پانی کراچی کا بہت اسپیڈ سے ڈاؤن ہوگا اس وقت ابھی نا۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو پانی مطلب جو زمین کا جو پانی ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں روڈ میں گڑھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سنک ہول کہتے ہیں۔ اچھا اس کی کیا کنیکشن ہے؟ سر سنک ہولز تو بہت ڈینجرس سچویشنس ہیں، پوری زمین بیٹھ جاتی ہے۔ بیسکلی دیکھیں ایک مثال کے طور پر جس طرح ہم انسان، ہمارے لیے بلڈ ضروری ہے باڈی میں نا جی، اگر انجیکشن سے ہمارے بلڈ کو نکال لیا جائے ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ زمین کے لیے پانی اس کا بلڈ ہے۔ اب دیکھیں نا شہر کراچی کے اندر مین جگہوں پر سنک ہولز ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ کلیپس کر جاتی ہیں پوری بلڈنگز۔ ابھی شہر کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں اس نوعیت کی کہ بلڈنگز گر رہی ہیں، کس بنیاد پہ گرتی ہیں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ زمین نیچے سے کھوکھلی ہو چکی ہے، جس وقت بارش ہوتی ہے تو بلاکس جو ہے نا، بلاکس اس کے بلاکس پانی کو جذب کرتے ہیں، اپنے ویٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، بلڈنگ کلیپس ہو جاتی ہے جناب علی۔ اور ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا اس چیز کے لیے۔ اب مین شہر میں سنک ہولز ہو رہے ہیں تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ اداروں کو، لوگوں کو، پبلک کو، جو بھی کراچی سے مخلص لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ پبلک کی آپ نے بات کی،
तो अब जैसे कि मैं आपका तरीका कार जानना चाह रहा हूँ, आप देखते हैं कि मैं आपके काफ़ी वीडियोस भी देख रहा था जी। कि आप देखते हैं कि यार एक रोड है वहाँ या एक बस्ती है, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, आप डाइवर्ट कर देते हैं। तो जब बस्ती वाले हैं वो मतलब क्या सोचते हैं इसके बारे में जब वो देख रहे होते हैं? पहली बार आप गए थे कहीं काम करने के लिए, लोगों ने ये नहीं कहा कि यार पता नहीं कौन आ गए हैं, क्या करने आए हैं? अच्छा सर, मसला है कि पहले तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। बेसिकली मैं सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप वगैरह घूमता रहा। हम लोग शिकार वगैरह पे जाते थे, जंगलों में देखता था कि भाई ये वेल्स बने हुए हैं, किस मकसद के लिए बनाए हुए हैं। शहरों में भी देखता था तो लोग बताते थे कि भाई ये रेन हार्वेस्टिंग के लिए हैं। कराची में तो कम बारिश होती है जी, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, रशिया में बेइंतहा बारिश और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पर जनाब। तो उसका सद्भाव जो है ना, वो उसके इंतजाम इसी तरह किए हुए होते थे। शुरू में लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं इसकी अहमियत को समझता था और जानता था कि भाई हमारे शहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेन हार्वेस्टिंग। तो मैं सर लगा रहा उस काम में और मैंने किसी की परवाह नहीं की और अपनी मदद आपके तहत हम करते रहे सर इस काम को। और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी टीम के अंदर इस वक्त PhDs हैं, जो हाइड्रोलॉजिस्ट भी हैं और जो वाटर मैनेजमेंट के PhDs हैं, और दुनिया के 32 ममालिक कि उन्होंने सिस्टम्स को डेवलप किया है वहाँ पर। साउथ कोरिया का है, इस वक्त मैं नाम लूँगा, जलालुद्दीन कुरैशी साहब हैं जी, और वो PhD हैं इसमें ना, अमेरिका में हैं। वो अल्लाह के फजल करम से आ रहे हैं कराची, वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, ताकि भी कराची और पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं हम लोग। अच्छा, अब ये तो चले आप कर रहे हैं, आपकी तंजीम कर रही हो, जैसे आपने कहा कि मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं जी जनाब अली, 6 साल हो गए हैं। अच्छा, अब असूलन जैसे कहा जाता है ये इंतज़ामिया और हुकूमत को भी अगर खुद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अगर कोई कर रहा है तो उसका आप हाथ बटाएं। ऐसा कुछ हुआ है या अभी तक आप इंतजार? सर मैं आपको बताऊं कि देख सब रहे हैं सर ना, एक चपरासी तक ने सर मुझे बात सुना नहीं बुलाया कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं। सबकी निगाहों में है, मीडिया में मुसलसल आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ कि अच्छा इसमें सर सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करूँगा जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, जो रहते बैरून मुल्क में जी, और वो वली बैरून मुल्क रहते हैं लेकिन उनके पाकिस्तान की तरफते हैं और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं। उनकी भी तवज्जो चाहूँगा मैं ना कि ये डिज़ास्टर बड़ा क्रिटिकल मामलात हैं। देखें, शहर कराची में, पाकिस्तान में हम प्यास से भी मर रहे हैं और पानी में डूब के भी मर रहे हैं, ठीक है ना जनाब अली? बिल्कुल। तो इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस उसमें नेक नियति चाहिए, ईमानदारी चाहिए और फिर अच्छा, ये एक तो आपकी तंजीम कर रही है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने बताया, वॉलंटियर्स का आपका नेटवर्क है जी। इंडिविजुअली अगर सिटीजन्स जी इंटरेस्टेड हों कि जी मैं अपने घर में ये करना चाहता हूँ जी, तो उस सिलसिले में जो सिंपलेस्ट जो हेल्प है वो आप लोग क्या कर सकते हैं? और दूसरे ऐसे कौन कौन से कराची में प्रोजेक्ट्स हैं जहां अगर कोई जाके देखना चाहे भाई आपका काम क्या है और किस तरह कर रहे हैं, तो वो कहाँ देखें? सर देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने तकरीबन 32 जगहों पर काम किया हुआ है इस पर ना जी। ये ज़िशान पार्क मुस्लिम टाउन है, वहाँ देख सकते हैं। फिर अभी हमने गुलबर्ग के अंदर जो है ना, टाउन ऑफिस के सामने किया है, तो तकरीबन वो था वेल जो था, अब देखिए स्लाइड पे देख लीजिए जी, इसी स्लाइड पर आ रहा है वो ना कुआं। यहाँ पानी जो है ना जी खड़ा रहता था हफ्तों, तो ये हमारे पास जो वेल मिला हमें तकरीबन 55 फीट, 50 से 55 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा वेल था ये। तो हमने तकरीबन इसमें 20 लाख गैलन पानी डाइवर्ट कर दिया इसमें। अच्छा देखिए, हम पूरे कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए हाजिर खिदमत हैं, हमारी तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जी वो जो घर मैं इंडिविजुअल काट रहा हूँ, ये जो कुआं है, ये जो अभी नजर आ रहा है, ये तो पहले से ही था, आप इसकी मरम्मत कर रहे हैं? नहीं सर, ये कुआं हमने खुदवाया है। अच्छा, ये इसके अंदर जो है ना सर, बात सुने, हम ये रिंग्स रख रहे हैं, अच्छा ठीक, ताकि मट्टी नहीं गिरे। जो कुआं है बेसिकली प्याला होटल के करीब है, बिल्कुल साथ है। हम 80 फुट तक चले गए नीचे डिप में ना इसमें, तो हम देख रहे थे ड्राई मट्टी निकल रही थी इसमें से, कहीं पर भी नम मट्टी नहीं निकल रही जी जनाब अली। तो कराची का वाटर बहुत, तो वो 20 लाख गैलन जब जमा होता है तो फिर वो किसके काम आता है, कैसे काम आता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है? सर देखें, वो पानी बेसिकली
जब कुएं में जाता है तो ये यहाँ से जज्ब होती है, साइडें जज्ब कर रही होती हैं, ज़मीन जज्ब करती है, सराउंडिंग की सर जो भी बोर्स होते हैं ना, रिचार्जिंग हो रही है, रिचार्जिंग हो रही है सर इसके ना, वो मुख्तलिफ लोगों के पास पहुँच जाता है ये। और पब्लिक के हवाले से कहा सर, पब्लिक हमसे रब्ता कर सकती है, हम हर तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखें, हम देखते हैं शहर में बहुत सारे फ्लैट डूब जाते हैं, उनका भी सोल्यूशन हमारे पास है, हमसे आकर मिल सकते हैं वो। साथ साथ क्या मार्केट solution है? सर वेल्स हैं, ड्राई वेल्स हम वहाँ खुदवाएंगे और उनकी छतों के पानी को भी डाइवर्ट कर देंगे। अब उनके पास जो पानी शॉर्ट हो गया है, बोर में पानी नहीं, वो बोर में पानी भी उनका आ जाएगा और बारिश की तबाकारियों से बच जाएंगे। अच्छा, ये अब एक मेरा एक ज़ाती सवाल है क्योंकि अब माना कि कराची शहर में ट्रेडिशनली बारिश इतनी नहीं होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो चीज़ अब तब्दील हो रही है कि अभी तो मेरे ख्याल को महीने से लगातार ही बारिश चल रही है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये तो आप बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अगर घर की सतह पर, जैसे अब आपको पता है कि बहुत कराची के ऐसे इलाके हैं पानी आता ही नहीं है लाइन में, जनाब अली, हाँ आता है तो आलूदा होता है, टैंकर का सहारा आपको लेना पड़ता है। ये जो बारिश का पानी है, क्या इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पर इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है? आसानी से हो सकती है। और कैसे फिल्ट्रेशन का सिलसिला कैसे होता है? सर देखें, सिलसिला ये है कि अगर बिलफर्ज आपके पास बोर हैं पुराने, सही है, जो ड्राई हो गए हैं, ठीक है, तो अपने छत के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। वहाँ छत से पानी आ सकता है और रोड से पानी ला सकते हैं फिल्टर लगाकर, वो ड्राई वेल्स के अंदर जाएगा। ड्राई वेल हो या आपके पास बोर्ड्स हों, तो वो सराउंडिंग की जो है ना सारा एरिया को रिचार्ज कर देगा टोटली तौर पर, और आप 6 से 8 महीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सराउंडिंग के लोग भी इस्तेमाल कर लेंगे उसको। अच्छा, पूरा कुआं खोदना, और मैं देख रहा था आपका काम और काफ़ी है, वो रिंग्स लगा रहे हैं, खर्चा तो ठीक ठाक होता होगा जनाब अली? तो मतलब क्या अंदाजन कितना है? अगर मतलब एक कुएं की बात करूं, ये जो आपने 80 फुट का जो बनाया है, देखें जी, मैं अभी देखें 30 मैं इसके आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। जो 3 फीट डाया का कुआं है, ठीक है, जो 3 फीट डाया का कुआं है और वो 30 फीट तक जा सकता है, 25 से 30 फीट तक खोद सकते हैं, उस पर तकरीबन खर्चा आता है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और उससे बड़ा होता है कुआं 4 फीट का, वो 35 से 40 फीट तक हम खोद सकते हैं, खुदाई होती है इसमें, वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक का उसका खर्चा है, ठीक है। और शहर कराची में मैं बहुत सारे पार्क्स ऐसे हैं जहाँ ऑलरेडी कुएं खुदे हुए हैं पहले से, उनको इस्तेमाल करें बंदा, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ और बहुत कम खर्चे पर उन वेल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे बुलवाया था डीजी साहब ने लाइफ स्टॉक जी, मैं पहुंचा तो देखकर मैं सर दंग रह गया। तकरीबन 600-700 एकड़ ज़मीन थी उनके पास और 7 कुएं थे, 22 फीट उसकी विड्थ थी और तकरीबन 55 फुट 60 फीट तक वो डिप थी उसकी, और वो साथ में सराउंडिंग में उसके जो है तमाम इंडस्ट्रियल एरिया था और करीबी सर मली नदी को बह रही है वहाँ से डाइवर्ट कर पानी हम वहाँ लेकर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों गैलन पानी हम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेव कर सकते हैं 7 कुओं पर, और मजीद वहाँ कुएँ खोदे जा सकते हैं ताकि इंडस्ट्रीज का पानी जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है वो भी अप हो जाएगा और सराउंडिंग के लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और बारिश की तबाकारियों से बच जाएंगे हम लोग। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई फायदा हो सकता है? यकीनी तौर पर सर फायदा हो सकता है, मतलब इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा फायदा सर ये होगा ना अगर फैक्ट्रीज में आप ये काम करें। सर देखिए, फैक्ट्रीज में सबसे बड़ा जो फायदा हो सकता है उसमें, देखिए खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है, ठीक है, तो जो गाड़ियाँ होती हैं उम्मीद तौर पर ना जी, वो कहीं और से पानी भर कर लेकर आती हैं। हम डीप वेल्स खोद कर वहाँ ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि वहीं से पानी खुदा न खास्ता छोटी मोटी अगर आग है तो वो खुद अपने पानी से उसको बुझा सकते हैं और इमरजेंसी की सूरत में वहाँ से बाउजर्स वगैरह जो हैं वो भरे जा सकते हैं, फिल हो सकते हैं फौरी तौर पर ना सर। अच्छा काका खेल साहब, अब यकीनन जो लोग शो देख रहे हैं और शो के बाद अक्सर मैसेज भी आते हैं, आपके साथ अगर कोई राब्ता करना चाहे तो क्या क्या तरीका है उसका? सर मैं आप कहें तो सर नंबर वगैरह दे दें। सर मेरा नाम अमान खान का खेल है, मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है, 0334 800 773 0334 800 773 मेरा नंबर है जी, और मुझे मैसेज कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। कोई FB पेज या हाँ, फेसबुक पेज मेरा है सतून नेकी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मेरा पेज है, उसको विजिट कर सकते हैं आप लोग, और भी मल्टीपल डायरेक्शन में बहुत सारे काम करते हैं जी। वेबसाइट नहीं है सर, फेसबुक आईडी है मेरे पास। ठीक है ठीक है जी।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کاکا خیل صاحب. اٹس گڈ جاب. میں ایکچولی خود بھی آپ سے بات کروں گا گھر پہ بھی. یعنی کوئی شہری اگر آپ سے ہیلپ لینا چاہے انڈیویجولی تو آپ ٹیکنیکل امداد اس کی کریں گے؟ بالکل یقینی طور پر سر، فری آف کاسٹ تمام اداروں کو پورے پاکستان میں. اوکے اوکے، بہت بہت شکریہ اگین. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. ہوپ یو انجوائڈ دی شو. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور گے. یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.